नमस्कार, टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हमारे साथ यूपीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार जी हैं, जिनसे बात करेंगे मेट्रो को लेकर, खास तौर से उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इसको विस्तार दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में प्लानिंग क्या है, तकनीक का कितना इस्तेमाल है और क्या वाकई मेट्रो जो है वो शहरों की सड़कों पर जो आबादी है, सड़कों पर जो यातायात है उसको कम करने में कामयाब हो पा रही है। सुशील सर, बहुत बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में समय निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपका हम लोगों को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला सवाल, यूपीएमआरसी की जब हम बात करते हैं बाकी मेट्रो कॉरपोरेशन से आप इसको कितना अलग मानते हैं? जब हम नोएडा की बात करें, मेरठ की बात करें, कोलकाता की बात करें, हैदराबाद मेट्रो कॉरपोरेशन की बात करें, यूपीएमआरसी क्यों खास है? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूएसपी है। हमारा समय से परियोजना को पूरा करना और बजट के अंदर परियोजना पूरा करना, इसमें हमने हर नियत समय से पहले काम पूरा करके जो रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। लखनऊ में प्रायोरिटी सेक्शन अमूमन 3 साल के अंदर हुआ। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके आगरा में 2 साल, कोविड के टाइम 2 साल 2 महीने में पूरा किया। ये दोनों एलिवेटेड सेक्शन थे। लेकिन कानपुर के बाद आगरा में सिर्फ 6 किलोमीटर का सेक्शन, जिसमें कि अंडरग्राउंड सेक्शन की 6 किलोमीटर की टनलिंग वर्क थी, वो अवार्ड करने के बाद में 23 महीने में पूरा किया। ये ऑलमोस्ट एक विश्व कीर्तिमान है। जब आप रिकॉर्ड की बात करते हैं तो चुनौतियाँ रहती हैं, क्योंकि तय समय में पूरा करना है और हैंडओवर भी करना है पब्लिक को, क्योंकि ताकि पब्लिक की सुविधा हो सके। हाँ, निश्चित तौर से सबसे बड़ी चुनौती जो अगर मैं आगरा की बात करूँ, न केवल ये थी कि बहुत कम समय मिल रहा था, बल्कि बहुत सारी क्लियरेंसेस लेनी होती हैं। और वहाँ पर हम ताज टॉपोलॉजिकल जोन TTZ में भी काम कर रहे थे। बहुत सारे क्लियरेंसेस हमें चाहिए थी। उसके बाद में जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो थी कंटिन्यूस प्लानिंग करने की, जिससे कि हम लगातार परियोजना को अगले 3 दिन में, अगले 3 महीने में और 3 हफ्ते में क्या काम करने हैं, उसको हम लोग के लेवल पे हर हफ्ते रिव्यू करते थे। हर 10 दिन में साइट पे होते थे। और परियोजनाएं में लगातार चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक बहुत क्लोज इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। और निश्चित तौर पे शासन का बहुत ज़्यादा सहयोग भी चाहिए होता है। वो सब चीज़ें सहयोग मिला और लोग एक साथ इकट्ठे हुए। बहुत सारे इनोवेशन हुए कि पैरेलल वर्किंग कैसे हो सकती है। कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट और हमारी सारी टीम इकट्ठे साइट पे इकट्ठे होती थी। कंसल्टेंट की तरफ से भी सहयोग, बहुत नई चीज़ें इनोवेट की गई। तो उसकी वजह से हम लोग ये काम इतना जल्दी कर पाए। एक लंबा अनुभव है आपके पास। मेट्रो की बात जब हम बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई जो मेट्रो है वो सड़कों पे जो पब्लिक है, यातायात है, उसको कम करने में कामयाब हो रही है? देखिए, अगर हम यार अभी भी उतनी ही गाड़ियाँ चल रही हैं जितनी पहले गाड़ियाँ चलती थी। मैं इसको थोड़ी सी तरीके से जवाब दूंगा कि काफ़ी हद तक सड़क से ट्रैफिक मेट्रो पे शिफ्ट हुआ है। हम लोग करीब 1 लाख पैसेंजर रोज़ लखनऊ में आज की तारीख में करीब ढो रहे हैं, ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। पर सिर्फ एक लाइन बनाने से मेट्रो का एंड पर्पस रिजॉल्व नहीं होगा। उसको हमें और ज़्यादा प्रोलिफरेट करने की ज़रूरत है, फैलाने की ज़रूरत है, ताकि जो नॉर्म बने हुए हैं बाहर के देशों में कि आपको 2 किलोमीटर के अंदर शहर भी कहीं भी जाएं, कोई ना कोई मेट्रो का स्टेशन मिल जाना चाहिए। अगर एवरेज स्पीड गाड़ियों की 10 किलोमीटर से कम है तो वहाँ मेट्रो होने की आवश्यकता है। मैं इसको थोड़ा 10 किलोमीटर से कम है। देखिए, अगर हम लोग कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान लखनऊ की अगर बात करें, जो अभी हाल में जारी हो रहा है, हमारे पास करीब 350 किलोमीटर की बड़ी सड़कें हैं और छोटा नेटवर्क, छोटी सड़कों को मिला के नेटवर्क करीब 3500 किलोमीटर का है। उसमें से 15% रोड ऐसी है जहाँ पे एवरेज स्पीड 15 kmph से कम है, 10-12 ऐसे है। और अगर हम 20 किलोमीटर से लें तो करीब 47% है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आने वाले समय में, छोड़िए आज की तारीख में भी सड़कों पे पैर रखने की जगह नहीं है। तो आपको मेट्रो लानी ही पड़ेगी, मास ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो उसलिए मेट्रो की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गोरखपुर, प्रयागराज ऐसे शहरों की बात करें, यहाँ पर कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ भी आने वाले दिनों में मेट्रो का एक बड़ा जाल, बड़ा नेटवर्क होगा। मैं इसको थोड़ा और बृहद स्केल पे लेने की कोशिश करता हूँ। आज की तारीख में विश्व में हम तीसरे सबसे बड़े नेटवर्क पे काम कर रहे हैं भारत में। मेट्रो का नेटवर्क पे हिंदुस्तान तीसरे नंबर पे है और हम जल्दी ही दूसरे पायदान पे पहुंचने वाले हैं। करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो ऑलरेडी चल रही है और लगभग इतनी ही किलोमीटर की मेट्रो बन रही है पूरे देश भर में।
और हम अगले साल के अंत तक नंबर 2 हो जाएंगे चाइना के बाद में। इसके बाद में सबसे ज़्यादा मेट्रो 24 शहरों में जो पूरे देश में चल रही है, उसमें से 7 शहर जो हैं वो यूपी के हैं। तो यूपी निश्चित तौर पे एक मेट्रो प्रदेश है। करीब जितने भी शहर हैं उसमें से जहाँ मेट्रो चल रही है उसमें से 30% तो अपने उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ। तो यहाँ पे बहुत सारी आगे प्लानिंग है कि किस तरीके से हमें मेट्रो को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोज़गार की अगर हम बात करें, रेलवे माना जाता है कि बहुत बड़ा एक रोज़गार के हब है। मेट्रो के आने वाले दिनों में और संभावनाएं, अभी भी रोज़गार है लेकिन एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा। देखिए, मेट्रो के काम में थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड काम चाहिए, स्किल्ड लोग होने चाहिए। तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, न केवल लोकल जो वर्कफोर्स है उसको काम मिलता है, बल्कि देश भर से जो सभी लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। बट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्टेट के लोगों का ही होता है। तो निश्चित तौर पे उसमें बहुत रोज़गार जनरेट होता है। उसमें से कुछ लगातार काम करने वाले लोग हैं जो जब मेट्रो शुरू हो जाती है तो ऑपरेशन को देखते हैं। जब आप सड़कों से गुजरते हो और तेज़ रफ्तार से मेट्रो गुजर जाती है तो आपको लगता है कि आपने भी बड़ा एक योगदान दिया है इस शहर को अलग तरीके से बेहतर करने में? नहीं, निश्चित तौर पे खुशी होती है कि सफलतापूर्वक मेट्रो का परिचालन हो रहा है। मेट्रो अपने आप में खुद अपना खर्चा निकाल पा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक मेट्रो एक बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती हैं। अपना खर्चा हम लोगों को अपना, जैसे लखनऊ में बात करें, करीब 100 करोड़ के आसपास का खर्चा चाहिए होता है साल भर में, मेट्रो खुद जिसमें से बिजली का खर्चा काफ़ी बड़ा रहता है। लेकिन मेट्रो अपना खर्चा खुद निकाल पाती है। केवल जो लोन लिया हुआ है, जिस तरीके से मेट्रो बनती हैं, उसके लिए हमको अभी आवश्यकता पड़ती है सरकारी मदद की। आपने बिजली का जिक्र किया, ग्रीन मेट्रो की बात करें, ऊर्जा रहित का ऊर्जा की जब बचाने की बात करें, कोई सरकार का बड़ा फोकस है स्वच्छ भारत को लेकर, ग्रीन एनर्जी को लेकर, आने वाले दिनों में सोलर से मेट्रो में देख पाएंगे कि सिर्फ सोलर से ही चले? देखिए, मेट्रो एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई दो शक नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश मेट्रो सबसे कम बिजली में ट्रेन चलाने में लगाती है। हम लोगों को लगातार 2 साल बेस्ट मेट्रो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन का मिनिस्ट्री ऑफ पावर का भी अवार्ड मिला हुआ है। बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। एक एग्जांपल के तौर पे ट्रेन के अंदर जो एयर कंडीशनिंग यूनिट है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी सेंस करती है, उसकी वजह से जो फ्रेश एयर है वो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के मेजर की वजह से करीब 16% तो हमने बिजली इसी में बचाई है। सोलर की जहाँ तक बात है, करीब 4.5 मेगावाट का सोलर प्लांट पहले ही लगा हुआ है और करीब 5 के आसपास जो है वो प्रोग्रेस में है। लेकिन हम पहली मेट्रो हैं जो 100% LED में शिफ्ट हुई। हम पहली मेट्रो हैं जो सारे के सारे स्टेशंस हमारे जो हाईएस्ट एनर्जी की रेटिंग है IGBC की प्लैटिनम, वो हमारे हर स्टेशन को मिली हुई है। करीब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग 4 लाख लीटर पर ईयर हर साल करते हैं। जितनी भी बिजली हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका 45% रीजनरेट करते हैं। जब गाड़ी में ब्रेक लगता है तो एनर्जी रीजनरेट होती है, जनरेटर की तरह से काम करता है वो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा फिर भी हम एफिशिएंट होना चाहते हैं और आगे और भी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं और योजनाएं रही हैं। हम एनर्जी एक्सचेंज से बिजली लेने के क्षेत्र में भी दूसरी मेट्रो हैं देश के, ताकि वहाँ पे सस्ते रेट पे बिजली मिलती है कुछ समय पे। तो बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जैसे जब विजन डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, विकसित भारत के बड़े सपने की बात करते हैं, तो उस सपने को हमें लगता है रफ्तार देने में मेट्रो की एक बड़ी भूमिका होगी आने वाले दिनों में। अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ अभी जो हाल में ही विधानसभा में एक विज़न डॉक्यूमेंट पेश किया गया विकसित 2047, उसके ऊपर अब सुझाव भी मांगे गए हैं। चीज़ें धीरे धीरे कॉन्क्रीट शेप लेंगी आने वाले टाइम में। लेकिन अभी जो थॉट प्रोसेस है कि करीब 60% अर्बनाइजेशन हमारे अपने यूपी में हो जाएगा और 10 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मेट्रो सिटीज़ हम केवल यूपी में प्लान कर रहे हैं। करीब कोशिश ये है कि 3 बड़े शहर ऐसे हों हमारे यूपी में जो कि वर्ल्ड के टॉप 50 लिवेबल सिटीज़ में हों। सरकार ने भी इसमें बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि 2028 में 1 ट्रिलियन और 2047 में 6 ट्रिलियन की बात करते हैं, तो उसको धरातल पे उतारने के लिए अभी केवल लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ जहाँ पे मेट्रो चल रही हैं, उसी में ही करीब 850 किलोमीटर और जोड़ने की परिकल्पना धीरे धीरे आगे कन्वर्ट हो रही है।
और कोशिश ये है कि शायद हम लोग 2047 तक 1575 किलोमीटर का नेटवर्क इन यूपी में ही प्लान कर रहे हैं। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें छोटे शहरों का भी नंबर आएगा आने वाले समय में। उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगले 22 साल में वहाँ भी वो रिक्वायरमेंट आएगी। अभी आज की तारीख में झांसी की DPR ऑलमोस्ट रेडी है, बरेली की फाइनल स्टेज में है, प्रयागराज की भी फाइनल स्टेज में है। बाकी शहर भी उस चीज़ की डिमांड करते हैं। इतने सारे लोग अभी प्रयागराज में आए, अयोध्या में आए, वृंदावन में, तो इन सब की में भी कभी ना कभी आवश्यकता जल्दी ही पड़ेगी। उसके अलावा मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, ऐसे बहुत सारे शहरों का नंबर आने वाले समय में आएगा। बट पहले कोशिश रहेगी कि जहां हम लोग 1 या 2 लाइन बना चुके हैं वहाँ पे 7-8 लाइन और बने। ये आगे की योजना डेफिनेटली रहेगी। अब SCR का दायरा बढ़ रहा है जी, तो इसमें भी बड़ा लोगों की ज़िंदगी बड़ी आसान होगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक मेट्रो की बात है, हम लोग इस चीज़ को पहले अच्छे तरीके से समझ लें कि मेट्रो सिर्फ एक लॉस एंड प्रॉफिट यूनिट नहीं है। जो सिटी का रीडेवलपमेंट होना है मेट्रो के आने से, जो कि आवश्यकता है, अगर हम 60% अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सिटी को रीडेवलप करना पड़ेगा। जो सिटी को लिवेबल ही नहीं बनाना है, उसको इकोनॉमिकल और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। जो स्पेस है उसी को रीडेवलप करना है, वहाँ ग्रीन स्पेस भी बढ़ाना है, सिटी को वर्टिकली ग्रो करना है, स्पॉन सिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये सब करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि जहाँ भी मेट्रो आती है, अब फैज़ाबाद रोड की बात करें, 47% प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए मेट्रो आने के बाद में। तो उसको भी कॉमर्शियली, हाँ, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, बच्चों के स्कूल जाने, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलने के, नौकरी पाने के चांसेस सारे बढ़ते हैं। तो ये केवल एक सुगम, सुगत, सुरक्षित और त्वरित यातायात का साधन नहीं है, ये रीडेवलपमेंट का एक मॉडल है। तो इसलिए मेट्रो की आवश्यकता डेफिनेटली है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा धीरे धीरे इम्पॉर्टेंट होती जा रही है कि मेट्रो आने के बाद में पोल्यूशन को लेकर के हम लोग देखें कि हमारे देश में ज़्यादातर जो सिटी नॉर्थ में है वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो और अब ये धीरे धीरे प्रूव भी होता जा रहा है कि चाहे हार्ट अटैक हो, लंग्स की रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इवन अभी रिसर्च जो 3-4 दिन पहले अखबार में पढ़ रहे थे कि ऑटो इम्यून डिजीज लाइक RA, ये सब भी पोल्यूशन के छोटे छोटे से कण हम लोग रोज़ इनहेल कर रहे हैं, उससे लिंक हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि एक मास ट्रांसपोर्ट से सुविधा उपलब्ध हो। अब करीब 80% हम लोग 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पे चल रहे हैं। तो वो जब तक मास ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक हम लोग इन चीज़ों से भी निजात नहीं पाएंगे। इसको लेकर भी बड़ा एक कैंपेन, बड़े अवेयरनेस चलाने की ज़रूरत हाँ है जी, कि लोग मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें, अपनी कारों का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि एक ट्रेन जो है वो ऑलमोस्ट 100 कार और 25 बस के बराबर है। तो हम बहुत सारी बसेस और 2 व्हीलर 4 व्हीलर को हटा पाएंगे। आपको शायद जान के ताज्जुब भी हो कि अभी कंप्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाने के लिए जो काम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है, केवल लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो करीब 22 में से 9 ऐसे चौराहे हैं जहां पे डेली ट्रैफिक 1 से 1.5 लाख पर डे के बीच में चलता है। तो अगर एक चौराहे पे करीब 1.5 लाख गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, तो कितना पोल्यूशन उसकी वजह से होता होगा, और वो लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम यात्रा की बात करें, आपकी अपनी ज़िंदगी की अलग यात्रा है, लेकिन अगर मेट्रो की यात्रा की बात करें, कोलकाता 1984 से लेकर अब तक, अगर 2025 तक, कितना बड़ा बदलाव आप देख पा रहे हैं, कितने बड़े चेंजेस आप महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि कई जगह आपने विजिट किया होगा, कई जगह की मेट्रो को आपने देखा होगा, तकनीक बदली होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो मेजर चेंज हैं। सरकार ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से पहचाना और 2017 में मेट्रो पॉलिसी लेके आए। उसके बाद में गति शक्ति की बात हुई, या फिर हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आया, तो एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा माहौल चेंज हुआ पिछले कुछ सालों में। अर्बन ट्रांसपोर्ट वो 8वां इंजन है, इसने सरकार ने इसको पब्लिक किया। मेक इन इंडिया में आज की तारीख में हम 4 फैक्ट्री हैं देश में जहाँ पे करीब 2000 का कोच बन सकते हैं, 20,000 करोड़ की कोच जो है वो बनाए जा सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन किया गया और ज़्यादातर करीब 60 to 80% चीज़ें इंडिया में बन रही हैं। सारे इनिशिएटिव लिए गए जिससे न केवल चीज़ें इकोनॉमिकल हो पाई, बल्कि आगे जो ये महत्वाकांक्षाएँ हम लोग आज व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से मेट्रो बनाएंगे, वो उसके लिए एक पूरा नेटवर्क और एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा बन के आज की तारीख में पहले से तैयार है। अब उसको केवल मल्टीप्लाई करके इम्प्लीमेंट करना है। क्या आपको लगता है तकनीक ने समय और पैसा दोनों बचाया है? जहाँ डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं,
तकनीक की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब मेट्रो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आई 2002 के आसपास, तो वो उस टाइम की सबसे एडवांस थी। और उसके बाद में इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर जो भी चेंजेस अपग्रेडेशन हुए वो सब हिंदुस्तान में उसी टाइम पे आते रहे। अगर हम सबसे लेटेस्ट सिग्नलिंग सिस्टम की बात करें, जो जब हम लोगों ने उसको लखनऊ में इम्प्लीमेंट किया 2017 में, तो वो विश्व में भी ऑलमोस्ट उसी टाइम के आसपास आया था। तो यहाँ टेक्नोलॉजी ना केवल सबसे ज़्यादा एडवांस रही है, समय के साथ चलते रहे हैं हम विश्व के, और आज भी वो चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये फंडिंग वाला पैटर्न कैसे हो पाएगा, क्योंकि जो कहा जाता है कि ये कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की बात यहाँ पे आती है, तो मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ कि दो चीज़ें हैं। एक कि ऑपरेशन के टाइम में हमको कितना पैसा चाहिए, तो जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ही ऑप्टिमम है, उतना पैसा हम लोग ज़्यादातर मेट्रोस खुद कमा रही हैं। दूसरी चीज़ हो गई कि इसको बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो मैं अगर इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं, महंगा है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ वैसा है जैसे कि हम लोग किश्तों में अपना घर खरीदते हैं, EMI पे। तो ये मेट्रो की जो खूब पॉलिसी सरकार ने बनाई वो बहुत ही नायाब है, क्योंकि बाकी सारे देशों में जब बनाने की बात आती है तो सरकार पैसा देती है, यहाँ पे लोन पे पैसा आता है। अगर मान लीजिए 30 किलोमीटर की मेट्रो बनानी है, 10,000 करोड़ चाहिए, तो 50% फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आता है, फंडिंग इंस्टीट्यूशन से, और बाकी जो पैसा है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। और उसमें मोटा मोटा एक सरकार के, राज्य सरकार के ऊपर 500 करोड़ पर ईयर का खर्चा आता है। अगर 5 साल में बनाना है तो सरकार को केवल 500 करोड़ ही देने हैं एक साल, हर साल, जब तक बनती नहीं है 5 साल के लिए। उसके बाद में चूंकि ये खर्चा मेट्रो शायद खुद ना दे पाए, शायद ना दे पाए आज की तारीख में, तो सरकार को वो देना है, तो भी वो 100 से 300 करोड़ जो है अगले 20 साल 30 साल तक देने की आवश्यकता हो सकती है। ज़्यादातर राज्यों में जहाँ पे स्टेट का बजट 6 से 8 करोड़ के बीच में है, 8 लाख करोड़, 6 से 8 लाख करोड़ के बीच में है, तो उस 6 से 8 लाख में 500 करोड़ जो है वो सरकार को देना है। तो ये बहुत बड़ा कोई फिगर नहीं है। पर इस पॉलिसी की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है वो ये है कि पहली बार विश्व में ऐसा पाया गया कि सिंगापुर वाले मॉडल को अडॉप्ट करते हुए, मॉडिफाई करते हुए, अगर रियल इस्टेट के बिजनेस में भी मेट्रो जाए, जो कि बहुत सारी कंट्री के बहुत सारी मेट्रोज जा रही हैं, तो वहाँ से जो अर्निंग होगी उससे ये किस्त भी पे की जा सकती है। तो ये एक सेल्फ सफिशिएंट मॉडल बन जाता है। पॉलिसी वैसे ही है और धीरे धीरे मेट्रो उस डायरेक्शन में जा रही है। एक सवाल और है, पता नहीं कहाँ तक सही है, सिर्फ शहर के अंदर ही कनेक्टिविटी क्यों? मेट्रो को क्या हम लखनऊ से बाराबंकी, लखनऊ से रायबरेली, लखनऊ से प्रयागराज, क्या 2 शहरों को जोड़ने में काम आ सकती है आने वाले दिनों में, या फिर काफ़ी महंगी है इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट? देखिए, अगर बीच में ब्राउन फील्ड नहीं है, ग्रीन फील्ड है, तो फिर मेट्रो उतना प्रभावी नहीं होगी। हाँ, पर हमारे प्रदेश ने इस क्षेत्र में भी पहल की हुई है। RRTS मेरठ से दिल्ली तक कनेक्ट कर रही है, और वहाँ वो वाला मॉडल फिर बाकी जगह रिप्लिकेट करने की ज़रूरत है, और उस पर भी काम हो रहा है। तो डेफिनेटली वो मॉडल वहाँ चलेगा। लेकिन शहर के अंदर और शहर की लिमिट के बाहर भी, अगर हम लोग 100 सैटेलाइट सिटी की बात करते हैं, तो उन सिटी को पहले से कनेक्टिविटी देने की ज़रूरत है, ताकि शहर के बीच में रहने वाले लोग उन सैटेलाइट शहरों में शिफ्ट करें, जो बाहर से पॉपुलेशन आनी है वो भी वहाँ शिफ्ट करें, ताकि शहर के बीच में जगह फिर से डेवलप हो सके। क्या UPMRC उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन बन सकती है, फिर लखनऊ शहर की मेट्रो जो है लाइफलाइन बन सकती है? जैसे मुंबई में बात करते हैं कि लोकल जो है ना वहाँ की लाइफलाइन है, लोकल ठप यानी कि पूरा मुंबई ठप। देखिए, जब दिल्ली में ऐसा हुआ था, हम लोगों ने जब मैं दिल्ली में जब हम लोग काम कर रहे थे, 20 किलोमीटर की जब लाइन खुली थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोविड में भी जो है सिर्फ मेट्रो चल रही होगी। यहाँ भी हम लोगों ने कोविड के टाइम में मेट्रो चलाई। वो लाइफलाइन डेफिनेटली होगी और हैं, और आने वाले समय में वो चीज़ और ज़्यादा प्रभावशाली होगी, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए होंगे। आपने दिल्ली का जिक्र किया, ये रंग का क्या चक्कर है, ये बताइए पहले कि वायलेट लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ये इसके पीछे कुछ प्लानिंग है या फिर सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए? नहीं, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि लोग आसानी से पहचान सकें, कहीं ना कहीं ट्रेन का कलर या स्टेशन का कलर से उस लाइन को पहचान सकें। आने वाले दिनों में तो लखनऊ में भी कई रंग देखने को मिलेंगे मेट्रो के। जी जी जी। अभी तो एक ही रंग चल रहा है। लखनऊ में रेड है, कानपुर में ऑरेंज से लाइन है, तो कानपुर, आगरा में येलो लाइन है। शहरों के भी अलग अलग है। जी 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 जी। तो ये पहले से प्लानिंग, जैसे झांसी का होगा या फिर अलग अलग प्लानिंग है जी। और मैं मेट्रो की जब हम बात करते हैं, खासतौर से UPMRC की बात करते हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा प्लेयर है उत्तर प्रदेश, लगभग 7 से 8 शहरों में होगा, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में?
अगर नोएडा से यहाँ तक जोड़ डाले तो? हाँ, 7 शहरों में मेट्रोज अभी चल रही हैं जी। बड़ा रोजगार भी, एम्प्लॉयमेंट, बड़ा जनरेशन हमारे यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं वो उस प्रदेश के ज़्यादातर बच्चे हैं जो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। उनको ग्रूम करना, उनको न केवल जॉब देना बल्कि उनको ग्रूम करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो फर्स्ट लाइन में हमारे स्टेशन कंट्रोलर और स्टेशन ड्राइवर्स हैं, स्टेशन ट्रेन ड्राइवर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर को हम लोग वैसे ही ट्रेनिंग देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में जैसे एयर हॉस्टेस को दी जाती है। जो यूएस एम्बेसी है वहाँ की तरफ से इंग्लिश पढ़ाने का काम होता है। प्रेजेंटेशन, पीपीटी और ये सारे एक्सेल, ये सब चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जाती है। जितने भी हमारे स्टेशन हैं उस पर हमारा सिर्फ एक आदमी है और वो भी 30% केसेस में एक लेडी है। बाकी सारा स्टाफ जो है जो टिकटिंग का काम कर रहे हैं वो एसबीआई और एचडीएफसी के एम्प्लॉइज़ हैं। जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूपी पुलिस और प्राइवेट एजेंसीज के एक पार्ट है। ऐसे ही हाउसकीपिंग के 7-8 लोग हैं। तो एक छोटी सी टीम है जो बहुत ही कोहेजन के साथ में काम करती है और शायद उनका प्रयास ही है जिसकी वजह से हम लोगों को बेस्ट मेट्रो विद बेस्ट पैसेंजर सेटिस्फेक्शन या मेट्रो विद बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का भारत सरकार का अवार्ड मिला। क्योंकि जो सबसे बड़ी यूएसपी है ऑपरेशन में वो है कि लोग सेटिस्फाइड रहें। तो मेट्रो को सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं मानते हैं। हमारा जो मोटो है वो ट्रांसपोर्टिंग हैप्पीनेस है। तो लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिल सके। एयरपोर्ट के जैसे जो है पानी की सुविधा है, वॉशरूम उस तरीके से हैं, पर जो जिस पे हमें नाज है वो स्कीम जो पैसेंजर की सुविधा के लिए 3-4 चीज़ें की गई। जैसे एक हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल करें तो कोई डिफरेंटली एबल पर्सन है तो उसको हमारा आदमी व्हीलचेयर लेकर के वहाँ पे मिलेगा और उसको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगा। जो चीज़ें खो जाती हैं, छूट जाती हैं लोगों से, उसको हम लोग वापस करते हैं। पिछले 8 साल में करीब 45 लाख रुपए का सामान हमने वापस किया है। 63 लाख रुपए की ज्वेलरी वापस की है। हर 3 दिन में कोई ना कोई मोबाइल वापस करते हैं। एक हफ्ते में एक एप्पल का मोबाइल वापस करते हैं। हर चौथे दिन एक लैपटॉप वापस करते हैं। महीने में एक एप्पल का लैपटॉप वापस करते हैं। तो वो जो एक ईमानदारी है कल्चर में, और वो ज़्यादातर सामान हमारे पुलिस वाले, हमारे सिक्योरिटी वाले, हमारे हाउसकीपिंग वाले हमें ला करके ट्रेन से स्टेशन कंट्रोलर को देते हैं। एक छोटा सा सवाल, रेलवे के ड्राइवर और मेट्रो के ड्राइवर में ट्रेनिंग में अंतर है या लगभग काफ़ी हद तक सेम है, बट हमारा अपना इंस्टीट्यूट है। हम लोग यहाँ जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है वो डेफिनेटली हिंदुस्तान का सबसे अच्छे में से एक है। यहाँ तक कि जब जितने भी देश में इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेट्रो के पास में हैं, अभी हम लोग 13 मेट्रो चल रही हैं देश में 24 शहरों में, तो उन सब का सर्वे करने के बाद में डैशबोन जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि जो जर्मनी के जो ड्राइवर्स RRTS मेरठ वाली योजना में काम करेंगे वो सारे 200 लोग हमारे यहाँ शिक्षित किए गए ट्रेनिंग के बाहर भी ड्राइवर जाएंगे। जी हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी और मेट्रो के लोग की भी ट्रेनिंग होती है। कई पुरस्कार हम कंसल्टेंसी भी देते हैं बाकी मेट्रोस के। जी जी, कई पुरस्कार भी मिले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लिम का वो, इसके बारे में बताइए कैसे, और आपको भी अवार्ड मिला है? देखिए, अवार्ड इस चीज़ की पहचान है कि ये टीम ने अच्छा काम किया है, सही दिशा में जा रहा है। तो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का जब अवार्ड मिला, ताकि रेलवे स्टेशन से, हमारे स्टेशन से रेलवे स्टेशन छोटी लाइन का इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि हर इस प्लेटफॉर्म पे आप लिफ्ट एस्केलेटर से उतर सकते हैं। उसी तरीके से एयरपोर्ट महज 90 से 100 मीटर के आसपास है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ISBT जो बस स्टेशन है आलमबाग का, वो महज 20 मीटर का एक छोटा सा फुटओवर ब्रिज है जिससे कनेक्टेड है। और जो लाइन 2 अभी आने वाली है उसमें भी हम लोग इसी तरीके से इंटीग्रेशन प्लान कर रहे हैं। रिस्पांस की बात करें, मेट्रो तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन जो लोग हैं, जो पैसेंजर हैं, जो उसके सुविधा उठा, उनका रिस्पांस कभी पता करने की कोशिश की आप लोगों ने? लखनऊ के लोगों को क्या कहना है, कानपुर के लोगों को क्या कहना है, या फिर जहाँ आने वाली है गोरखपुर, प्रयागराज, वहाँ के लोगों को? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक KPI और स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। तो सारी मेट्रोज़ को आपस में कंपेयर किया जाता है। करीब 68 ऐसे परफॉर्मेंस पैरामीटर हैं पूरे देश में जो ये 24 शहरों में मेट्रो चल रही हैं। उसमें अगर हम लोग देखें तो यूपी मेट्रो में लखनऊ मेट्रो जो है हमेशा से टॉप 3 में रही है। तो हम सबसे कम खर्चा पर किलोमीटर, सबसे ज़्यादा कमाई पर किलोमीटर, फेल्योर सबसे कम है हमारे
रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा में से एक है, हम पहले या दूसरे नंबर पे हैं और जो देश का एवरेज है उससे 8 से 10% बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन उसी के तहत जो पैसेंजर सेटिस्फेक्शन है, जब हमने ये माना कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ जान डालने की ज़रूरत है, ये लाइव होना चाहिए। तो बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, मैरिज शूट, ये सारी चीज़ें हम लोग कराते ही हैं। इसके अलावा शोज़ बच्चे करते हैं 6 बजे से लेकर के सैटरडे को खासकर 6 से 8 बजे तक बीच में बच्चे बड़े अपने टैलेंट को शो करते हैं मेट्रो स्टेशन पे। ये तीनों शहरों में होता है। अच्छा। उसके अलावा लाइव एफएम स्टूडियो हम लोग स्टेशन पे लगाने वाले पहले थे। एफएम हमारा अपना है जो गाने भी सुनाते हैं हम लोग। आए दिन आपको पुस्तक एग्जीबिशन लगी, आपको कुछ ना कुछ मेट्रो पे होता हुआ दिखाई देगा, खाली नहीं होगा। तो पब्लिक का सेटिस्फेक्शन भी उससे कहीं ना कहीं रहता ही है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि केवल पंक्चुअलिटी ही 99.98% नहीं हो सकती, बाकी चीज़ों से भी सेटिस्फेक्शन डिराइव करनी है। तो वो सब हम लोग म्यूजिक चलाते हैं आप मतलब मेट्रो जी जी, ताकि समय की पता न चले कि कितनी जल्दी हम पहुंच स्टेशन पे। पे कभी प्लान आने वाले दिन होगा कि मेट्रो के अंदर चले? हाँ, कुछ अनाउंस के बाद अनाउंस तो नहीं, अभी स्टेशन पे ही हम लोग सुना रहे, ट्रेन के अंदर नहीं। ठीक है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो माना जाता है कि लखनऊ, अमीनाबाद या चौक ऐसे इलाके हैं जो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके, यहाँ से आप गुजरती हुई मेट्रो को किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, अब जो नई जो नया सेक्शन अभी अप्रूव हुआ है जस्ट ईस्ट वेस्ट वाला, चारबाग से शुरू होकर के ये पुराने शहर को ही जोड़ेगा, अमीनाबाद चौक होते हुए बसंत कुंज तक जाना है। इसमें से 7 किलोमीटर अभी अंडरग्राउंड का सेक्शन ही है। तो निश्चित तौर पे पुराना शहर ही केवल नहीं जुड़ेगा, बल्कि जो टूरिस्ट के जितने भी हमारे अट्रैक्टिव पॉइंट हैं उस साइड में, वो उस साइड में वो सब जुड़ेंगे। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, वो भी जुड़ेंगे। बड़े जो हॉस्पिटल हैं, छोटे बहुत सारे हॉस्पिटल, KGMU जुड़ जाएगा। और जो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए उस साइड में आने वाले बस स्टेशन है या हमारा लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन है, वो भी चारबाग के साथ में जुड़ेंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे बाकी उस साइड के सारे शहर को आपस में जोड़ने के लिए। एक छोटा सा सवाल, युवाओं की भूमिका को कितना देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य है, देश भी सबसे युवा वाला देश है, युवाओं की संख्या। तो युवाओं की भूमिका खासतौर से जब हम मेट्रो की बात करते हैं। देखिए, मेट्रो अपने आप में एक बहुत युवा ऑर्गेनाइजेशन है। अभी 8 साल हुए हैं। हमारे यहाँ एवरेज एज ऑफ एम्प्लॉई खुद 27 साल के आसपास है। हमारे यहाँ ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ वो हैं जो सीधे मार्केट से सिलेक्शन ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। तो बहुत ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन युवा चला रहे हैं। उनको सिर्फ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। पूरी मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन जो आज की क्या बोलते हैं कि जेनजी जनरेशन चला रही है, उनकी वजह से ये चल रहा है। उनका गाइडेंस है पुराने लोगों का, सीनियर लोगों का, पर डेफिनेटली बहुत खूबसूरत काम कर रही है जनरेशन। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत काम कर रही है मेट्रो। 2047 का एक बड़ा सपना है विकसित भारत का। हालांकि उत्तर प्रदेश का भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक बड़ा लक्ष्य है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर भारत चल रहा है। लेकिन ये सब में मेट्रो की एक बड़ी भूमिका। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील सर, आपने समय निकाला। बहुत बहुत संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टू द पॉइंट में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।